पंजाब और मगरबी बंगाल में दो जमातों के हामियों के दरमियान झड़प के कुछ वाकयात पेश आए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी एमएलए रामपाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रामपाल यादव पर बिस्वा में वाक़े पोलिंग स्टेशन पर तैनात सीआरपीएफ जवान से बहस और धक्का मुक्की करने का इल्जाम है। गुजरात में भी छुटपुट तशद्दुद के वाकयात को छोड़कर इंतखाबात मजबूत तौर पर पुरअमन रहे। इसके अलावा बहुत से पोलिंग मराकज पर वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम न होने और ईवीएम में तकनीकी खराबी की भी शिकायतें मिली, जिसकी वजह से कुछ मराकज पर वोटिंग का अमल ताख़ीर से शुरू हुआ। शदीद गर्मी के बावजूद सुबह पोलिंग मराकज पर कहीं ज्यादा, कहीं औसत और कहीं पर कम भीड़ देखी गई, मगर सूरज के चढ़ने और गर्मी के बढ़ने के साथ साथ वोटिंग की रफ्तार में भी इजाफा दर्ज किया गया। कौमी और रियासती सियासत के बड़े लीडरों और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने भी वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। गुजरात में तो वोटरों का जोश और जज्बा गर्मी पर भारी पड़ा। यहाँ पोलिंग मराकज पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। गुजरात में लंबी कतारों को देखकर ये साफ हो गया था कि इस बार वोटिंग फीसद का रिकॉर्ड यहाँ टूट जाएगा। 2009 के आम इंतखाबात में यहाँ मजमूई तौर पर 47.92% वोटिंग हुई थी। हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना के सभी अजला में वोटरों ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुश्किल में पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रियासत गुजरात और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रायदही हो रही थी। ऐसे में मीटिंग का इनेकाद और उसी रोज खिताब करके नरेंद्र मोदी ने 1991 के अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफा 126(1)(a) और 126(1)(b) के तहत इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी और उनके अलावा मीटिंग का इनेकाद करने वाले दीगर अफराद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी थी। वाज़ेह रहे कि बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वोट डालने के बाद अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान कमल को नुमाया करके पेश किया और मीडिया से भी खिताब किया था। कांग्रेस ने इस मामले को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। उधर बीजेपी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तयशुदा प्रोग्राम के तहत तलब नहीं की गई और उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी भी नहीं की। ताहम बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उनकी पार्टी कमीशन के फैसले का एहतराम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में मोदी के इस प्रोग्राम को नशर करने वाले टीवी चैनल्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक ज़राए अबलाग के खिलाफ दफा 126(1)(b) के तहत अलहदा तौर पर शिकायत और एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा और 15 असेंबली सीटों पर पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। ताहम पुराने शहर के चंद मकामात पर एमबीटी और एमआईएम के कारकुनों में लफ्जी झड़प होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने याकूबपुरा के 2 उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया है। जिला हैदराबाद में लोकसभा के लिए 46 और असेंबली के लिए 298 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। हैदराबाद में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर राय दहिंदों का हुजूम देखा गया। नए शहर के तमाम असेंबली हल्कों में पोलिंग पुरअमन रही। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद के पुराने शहर में चंद मकामात पर एमबीटी और एमआईएम में झड़प हो गई। पुराने शहर के याकूबपुरा में एमबीटी और एमआईएम के कारकुनों में लफ्जी झड़प हुई। याकूबपुरा असेंबली हल्के के पोलिंग बूथ नंबर 226 और 227 पर एमआईएम और एमबीटी के कारकुनों ने रिगिंग करने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनों के दौरान लफ्जी झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने पोलिंग बूथ में हंगामा आराई की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पार्टियों के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। याकूबपुरा से मजलिस के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान और एमबीटी के उम्मीदवार मजीदुल्लाह खान फरहत को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। दूसरे वाकये में पुराने शहर के एक और पोलिंग बूथ पर जिला इलेक्शन अफसर सुमेश कुमार ने
कार्रवाई करते हुए 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। हैदराबाद लोकसभा सीट से 14 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जबकि सिकंदराबाद हल्के पार्लियामेंट से 30 उम्मीदवार इंतखाबी जंग लड़ रहे हैं। पुराने शहर के हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा से 19, बहादुरपुरा से 14, मलकपेट से 15, नामपल्ली से 18, कारवान से 17, गोशा महल से 16, चार मीनार से 14 और याकुतपुरा से 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। याकुतपुरा और चंद्रायन गुट्टा में एमबीटी और एमआईएम उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया, जबकि नए शहर के हल्का असेंबली मशीराबाद से 23, अंबरपेट से 32, खैरताबाद से 30, सनतनगर से 22, सिकंदराबाद 30 और सिकंदराबाद कंटोनमेंट से 10 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पोलिंग के दौरान नाखुशगवार वाकयात पर काबू पाने के लिए वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और पहली मरतबा वेब कास्टिंग के जरिए पोलिंग बूथ पर नजर रखी गई थी। हैदराबाद में 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन हुदूद में आम इंतखाबात के लिए 3,091 पोलिंग बूथ कायम किए गए। एक पोलिंग बूथ पर 1600 वोटरों को हक रायदही का मौका फराहम किया गया था। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। हैदराबाद के कई मकामात पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम गायब रहने की शिकायत मिली है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक पोलिंग बूथ पर एक ही फिरके के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने पर राय दहिंदों ने हैरत का इजहार किया। राय दहिंदों ने जानबूझकर अक़लियती वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब करने का इल्जाम लगाया है। एहतजाजी वोटरों का कहना था कि वोटर लिस्ट से नाम गायब करके उन्हें बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है। బూత్ నంబర్ 198 లో మైనారిటీ ఓట్స్ చాలా మిస్ అయిపోయినాయి, రిసీవ్ అయిపోయినాయి. వాళ్ళ దగ్గర ఓట్లు లిస్ట్ ఉంది, ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంది, కానీ లిస్ట్ లో పేరు లేదు. అది ఏం చేయాలి? కమిషనర్ ని కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తే కమిషనర్ అన్నారు उसमें है तो डालना नहीं तो नहीं डालना बोल के बोलो. ये क्या करना बोलो? नंबर और इससे बहुत 60 इयर्स 75 इयर्स पूरे बुढ़े लोग भी आके चले गए, वो लोग के भी नहीं है. अब वो क्या करना उसका नसीदा. माइनॉरिटी वोट्स पूरे डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत वोटों की कमी हो रही. कम से कम लास्ट टाइम डाले से वोट जो है सो हमारा वोट, मेरा खुद पोलिंग एजेंट होने के बाद मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया. लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहा हूँ कि ये वोट यहाँ पर जो माइनॉरिटी के वोट नेक्स्ट पोलिंग होना, या नहीं तो फिर हमारे वोट अभी वोट डालने का हक हमको होना, और हम वोट से महरूम हुए तो हमारा यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाता. लिहाजा हमको जो है सो वोट डालने का पोजीशन दिलाना चाहिए और हक दिलाना चाहिए. हम खुसूसन इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहे हैं. जो गवर्नमेंट जो बनाई है वोटर आईडी कार्ड, उसका कुछ फायदा नहीं है. वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है. फायदा क्या है इसके बारे में बोलिए आप. और इसके बारे में और इतने वोट पूरे मिस हो गए हैं कि बोल ही नहीं सकते. इतने वोट मिस हो गए हैं कि कोई बोल ही नहीं सकते. हमारे हर बूथ में पूरे वोट मिस हो गए. खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद. चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप. जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है. क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन. वोट करेगा इंडिया. तू भी किसी का प्यार न पाए खुदा करे. हम जिसे छू न सके उसको खुदा कहते हैं. जब जुस्तजू खत्म हो जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है. आपकी मोहब्बत आपको हासिल हो गई तो उसकी अहमियत खत्म हो गई. सारी जिंदगी उसके पीछे मैं चला जा रहा हूँ और मेरी मंजिल है वो आगे आगे चली जा रही. तू दर बदर की ठोकरें खाए खुदा करे. अजीम गुलकार अताउल्लाह खान के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात 3 मई बरोज हफ्ता रात 8:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर.
मुआसरात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम इंतखाबात के 7वें मरहले में लखनऊ की खवातीन ने पोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग बूथ पर खवातीन की अच्छी खासी तादाद देखी गई। महंगाई, बदनवानी और सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार इन खवातीन ने खुलकर अपनी बात रखी और मुस्तकबिल की हुकूमत से उनको क्या उम्मीदें हैं, इस पर अपना मौक़िफ़ पेश किया हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार अच्छी बने और सड़कें अच्छी हो, पानी का सुविधा अच्छी हो, बिजली टाइम से मिले, क्योंकि बिजली से बहुत परेशानी होती है। बच्चों लोग के एग्जाम के टाइम बिजली चली जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। यही सोच के कि वो आके सब सही करेंगे। अब सबसे पहले तो महंगाई कम करेंगे, फिर उसके बाद सुरक्षा औरतों की स्कोप्स बढ़ेंगे सबके लिए। बस यही चाहते हैं, ईमानदारी रहे। जाहिर बात है, हिंदुस्तान में जो हालत है उस हिसाब से तो वो अच्छी सरकार के लिए उम्मीद करती हूँ मैं। किस चीज से, क्या महंगाई से परेशान है या किस चीज से? कौन सी टॉपिक के लिए, किस टॉपिक के लिए बात करूँ आपसे? हर टॉपिक तो जी, जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उसके बारे में बताइए। करप्शन सबसे बड़ा है, महंगाई उससे बड़ी है, सिक्योरिटी तो है ही नहीं, सिक्योरिटी तो है ही नहीं। वुमेन्स क्या, ऑल पर्सन के लिए सिक्योरिटी नहीं है। महंगाई सबसे ज्यादा जो इस समय जो मार रही है, सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है। काम इंसान के लिए अपनी जरूरतें पूरी कर पाना असंभव होता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस मतदान से कोई ऐसी। कानपुर में कई पोलिंग मराकज पर वोटरों को वोटर लिस्ट में नाम न होने की वजह से अपने हक से महरूम होना पड़ा। लोगों की शिकायतें हैं कि उनके नाम लिस्ट में तो हैं, लेकिन पोलिंग अफसर के पास नहीं है, इसलिए उन्हें वोटिंग का मौका नहीं दिया गया। कई एक ऐसे भी मिले जिन्हें इलेक्शन शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद वोट डालने का मौका नहीं मिल पाया। कमिश्नर के जो मेन आदमी अंदर बैठे हैं उनके पास लिस्ट नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े बड़े दावे किए थे, इतने बड़े बड़े। बाहर लिस्ट में आपका नाम है? बाहर लिस्ट में भी है, अंदर बेलों के पास भी है, लेकिन अंदर नहीं है। पर्ची मिस हो गई है और अंदर वोट नहीं डालने दे रहा। ये इलेक्शन कमिश्नर के बहुत बड़े बड़े दावे थे, आखिर दावे कहाँ चले गए? झूठे दावे हैं ये। तो सबके पास जा रहे हैं, कोई इधर भेज रहा, कोई उधर भेज रहा, कोई पर्ची नहीं बना रहा, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। मैं कोई नहीं बता रहा कि इसमें नाम तुम्हारा है कि नहीं। उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, आधे घंटे से हम लोग वहीं परेशान ढूंढना होगा। हम जा रहे हैं सीधे घर, मतलब हमें क्या, तमाम लोग आ रहे हैं, किसी का नाम ही नहीं आ रहा। यार हमारा आज बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि लोग इस जमहूरी निजाम में अपना पूरा इख्तियार हासिल करने के लिए चिलचिलाती हुई धूप में वो पोलिंग बूथ तक के चल कर आ रहे हैं। उनके हाथों में उनका पहचान पत्र भी है, लेकिन जब वो बूथ के अंदर पहुंचते हैं तो वीडियो बताता है उनका नाम नहीं है, और बहुत से बाहर लिस्ट में नाम मौजूद है लेकिन अंदर बूथ में नाम नहीं है। ये किस तरह से काम किया गया कि लोगों के पास पहचान पत्र मौजूद है, जिन्होंने अभी पिछले आपके असेंबली इलेक्शन में वोट डाले थे उनके भी नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत ज्यादा लोग परेशान है, इस धूप में अपने वोट का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मायूस और निराश होकर के लौट रहे हैं। साल से वोट देते चले आ रहे हैं बराबर, और अभी कारपोरेशन के इलेक्शन में भी हमने वोट दिया है, लेकिन अब हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। और हम जिससे भी पूछ दिल्ली में शादी रजिस्ट्रेशन मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग को खत लिखकर मुखालफत दर्ज कराई है, जबकि आम लोग भी काजियों को एक्ट में शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। बोर्ड की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजे गए खत में शादी रजिस्ट्रेशन के लजूम को मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करार दिया गया और शर्त हटाने का मुतालबा किया गया है। बोर्ड ने गवर्नर से यह भी मुतालबा किया है कि मुसलमानों से मुताल्लिक कवानीन की ड्राफ्टिंग में पर्सनल लॉ बोर्ड और मिली तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर अक़लियती वोट फैसला कुन होता है। रियासत के वज़ीर आला हरीश रावत ने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस को तमाम तबक़ात की हिमायत हासिल होगी। वज़ीर आला ने यह भी दावा किया कि उत्तराखंड से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जो अपील है वो सर्ववर्गीय है, सर्वधर्म से है, और हम सारी धर्म की ताकतों से, सबसे प्रगतिशील लोगों से, जो विकास में विश्वास रखने वाले हैं, उनसे कह रहे हैं कि कांग्रेस का साथ दीजिए, और सब साथ दे रहे हैं। इस सुनामी ऐसी है जो भाजपा के घर को बाहर के ले जाएगी। अभी सुनामी के बाद देखिएगा। झारखंड की रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एक रोजा सेमिनार हुआ। मैनेजमेंट एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस के उन्वान पर मुनक़दा सेमिनार में प्रोफेसर मसूद अहमद ने शिरकत की। इनके अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर LN भगत, प्रो VC डॉक्टर M रज़ियुद्दीन और दीगर माहिरीन मौजूद थे। सेमिनार में
MBA से फारिग तलबा के मुस्तकबिल को लेकर गौर फिक्र किया गया। मेरठ की हमीदिया गर्ल्स कॉलेज में एक जलसा हुआ। इस जलसे में दीनी मालूमात और दर्स कुरान हुआ। जलसे का मकसद तालिबात में दीनी शऊर बेदार करना था। 1936 मकाम हमीदिया गर्ल्स कॉलेज का शुमार मेरठ के नामवर इदारों में होता है। इस कॉलेज में हजारों तालिबात जेर तालीम हैं। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। 2004 के कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में संत माराहल्ली सीट का फैसला सिर्फ एक वोट से हुआ। इसी तरह आपका एक वोट एक काबिल नुमाइंदे को भेज सकता है पार्लियामेंट। वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ETV उर्दू की सर्विकल कैंसर पर खुसूसी पेशकश प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, बरोज जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। 2008 के राजस्थान असेंबली इंतखाबात में नाथद्वारा सीट का फैसला सिर्फ एक वोट से हुआ। इसी तरह आपका एक वोट एक काबिल नुमाइंदे को भेज सकता है पार्लियामेंट। वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि उन्होंने मोदी की हिदायत में कोई बयान दिया था। महमूद मदनी का कहना है कि उन्होंने टोपी के गलत इस्तेमाल पर पाबंदी की बात कही थी। इसके साथ ही जमीयत के रहनुमा ने कई मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ रखा। मौलाना महमूद मदनी से तफसीली बातचीत की ETV नुमाइंदा खुर्शीद रब्बानी ने। आप देखिए ये खास गुफ्तगू और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। मौसम में बयानात का सिलसिला जारी है और कई सारे ऐसे बयानात होते हैं जिनको लेकर के कुछ कंफ्यूजन होता है। मौलाना महमूद मदनी साहब को भी एक बयान के ऊपर ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन हुआ था। लोगों का ये मानना है या लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका बयान जो है वो मोदी के फेवर में था। मौलाना महमूद मदनी साहब, क्या जो आपने बयान दिया था अभी पिछले दिनों, वो कहा था कि अगर मैं तिलक नहीं लगा सकता तो मोदी टोपी क्यों पहने, तो लोगों का कुछ ऐसा जहन में आया, लोगों को ऐसा लगा कि आप तो सीधे तौर पर मोदी की हिमायत कर रहे हैं। उसी इंटरव्यू में जी मैंने कहा कि मैं मोदी को सेकुलर नहीं मान सकता। उसी इंटरव्यू में सीधी बात में राहुल ने ये सवाल किया, राहुल कमल ने, कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो कैसा होगा। हम उनको एक अच्छा CM नहीं मानते तो अच्छा PM कैसे मान सकते हैं। उसी में मैंने कहा कि माफी मांगना की कोई जरूरत नहीं है, मुजरिम है सजा मिले। क्या कोई मुजरिम जुर्म करके माफी मांग ले बात खत्म हो जाएगी? किससे माफी मांगेंगे? कौन माफ करेगा? वह टोपी का सवाल तो मेरा फर्म मिस्टेक है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके लीडर्स हैं वो टोपी पहनते नहीं है, बल्कि नियत होती है टोपी पहनकर लोगों को टोपी उड़ाने की, यानी बेवकूफ बनाने की। मैं इसका मुखालिफ हूं। सिंबॉलिक चीजें करके पूरी कौम को, जो इस मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, आप बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं, मुझे मंजूर नहीं। अगर लोग इसका दूसरा पहलू ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है जुमलों से दूसरा पहलू ढूंढने वालों को पहलू मिल भी जाए, लेकिन उस पूरे इंटरव्यू को देखे बगैर किसी एक जुमले से और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके हम लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं।
क्या वजह है कि मौलाना महमूद मदनी साहब के बयानात को लेकर के कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है? पहले आपने एक बार कहा था कि 2002 से आगे बढ़ना चाहिए और गुजरात में तरक्की हुई है। ऐसा कभी नहीं जी, कुछ इस तरह की चीज नहीं जी, कि गुजरात में तरक्की हुई है जी, ना तरक्की को कहा और न ही 2002 से आगे बढ़ने को कहा। ये तो दूसरे लोगों ने कहा है, मैंने कभी नहीं कहा। कोई आप किसी तरह का भी एक इंटरव्यू हो, कोई तहरीरी बयान हो, आप देख लीजिए जी। अच्छा साहब, एक चीज हम इन दिनों देख रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो या कुछ अलग अलग तरह के रहनुमा हो, जिनमें प्रवीण तोगड़िया भी है, जिनमें बाबा रामदेव भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, बयानबाजी जो है वो उसका जो लेवल है वो बहुत डाउन होता जा रहा है, बहुत गिरता जा रहा है। क्या वजह है ये? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे मुल्क के अंदर तफरीक पैदा होती है, समाज के बीच में कहीं ना कहीं खाई भी बढ़ती है और मुल्क की जो पूरी तस्वीर है दूसरे ममालिक के सामने वो भी धुंधली होती है, खराब होती है? बिल्कुल हो ही रहा है और इसीलिए मैं ज्यादा इस वक्त मीडिया में नहीं आना चाह रहा हूं। हो ही रहा है कि लोगों ने उस तहजीब को, उस विरासत को, उस सभ्यता को, हिंदी में जिसको कहते हैं हमारा बड़ा सभ्य समाज है, 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है, तो उस तहजीब को पैरों तले रौंद रहे हैं। और ये लोग दरअसल किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है, किसी आदमी के मुखालिफ नहीं है, ये मुल्क ही के मुखालिफ है। इन्होंने इस मुल्क की शबीह को बर्बाद किया और ये मुसलमानों को तो क्या बिगाड़ेंगे, ये अपने, मैं कहता हूं सनातन धर्म के ही जो रिवायात हैं उनको ही बर्बाद कर रहे हैं, पामाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, वैसे मुझे इस सोसाइटी पर पूरा भरोसा है, ये सोसाइटी ऐसे लोगों को खुद एलिमिनेट कर देगी, इनका कुछ उठने वाला नहीं, पहले से एलिमिनेट कर रखा है। वो इतने बड़े समाज के ठेकेदार बनते हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है? यहाँ के लोग जो हैं, इस हिंदुस्तान के लोगों की जीन्स में, डीएनए में सेकुलरिज्म है और यही वजह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये मजबूरी में कहती हैं। इन्हें मालूम है कि सेकुलरिज्म का रास्ता अगर छोड़ेंगे, दिखावा भी छोड़ देंगे, रास्ता को छोड़ ही रखा है सभी ने, दिखावा भी छोड़ देंगे तो फिर मुल्क में लोग इनका साथ नहीं देंगे। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात से बाहर निकल करके आए और उन्हें मुल्क में से वोट चाहिए और मुल्क का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखना शुरू किया, तो उन्होंने भी सेकुलरिज्म का बुर्का ओढ़ लिया। 2002 पे अगर अफसोस है तो जब तक वो गुजरात में थे तब तक क्यों नहीं अफसोस हुआ उन्हें? बाहर निकलने के बाद भारत में आते ही उनको अफसोस होने लगा। तो मालूम ये हुआ कि उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि वो कहानी और वो अंदाज जो गुजरात में चला लिया उन्होंने 12 साल, वो यहां नहीं चलेगा मुल्क में। और ये ताकत है इस मुल्क के, यहां के लोगों का जो एक रवैया है उदारता का, शांति का, अमन का, बहम साथ रहने का, एक उस तहजीब का जो असर थोड़ा काफी कम हो गया है, लेकिन जितना रह गया है उतने ने भी इनको मजबूर कर रखा है सेकुलरिज्म पर और दिखावे पर। आप मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर निकलने के लिए या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो है वो सेकुलरिज्म का जो रास्ता वो अख्तियार करना पड़ रहा है? और क्या आप ये मानेंगे कि क्या एक कांग्रेस की तरफ से, आपने कई बार कहा है कि कांग्रेस की तरफ से डराया जाता है, मोदी का हवा खड़ा किया जाता है, क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को या सेकुलर लोगों को जो सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं उनको डरना चाहिए कि भाई कौन प्राइम मिनिस्टर बनना कौन नहीं? क्या ये डरने की बात है? देखिए, कांग्रेस के हवाले से आपने सवाल किया है, मैंने ये सिर्फ राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही थी और कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया था। एक जनरल बात थी कि हमें किसी से डराया ना चाहे और मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है। आपको वोट चाहिए, काम करिए, वोट ले लीजिए, लेकिन हम किसी के डर के मारे किसी को वोट दे देंगे, ये नहीं होगा। आज हालात मुख्तलिफ हैं। नेशनल सीन पर अगर आप देखेंगे तो नौजवानों को बेवकूफ बनाकर, गुजरात का मॉडल दिखाकर, अब जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो इसके पीछे छुपे हुए दो बातें होती हैं। जो लोग डेवलपमेंट की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं उनको ये बताते हैं हमने ये डेवलप किया, ये डेवलप किया, जिनमें से अक्सर झूठ है।
اور جو لوگ کٹر ہیں ان کو دکھاتے ہیں دیکھو گجرات میں ہم نے ان کو ٹھکانے لگایا ہے 2002 کا، تو وہ دونوں اشارے ہوتے ہیں. اب یہ کون سے اشارہ ان کے من میں ہے یہ تو اللہ ہی جانے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ڈرنا تو مسلمان کو صرف اللہ سے چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دے تو کسی اور کی ضرورت نہیں ڈرنے کی. لیکن اس وقت عقل مندی سے، ہوشیاری سے، حکمت سے کام لینا چاہیے، اور بے وقوفی میں یا غصے میں، غصہ ہے ہمیں لیکن غصے میں ہم اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں ماریں گے. یہ جو الگ الگ لوگوں کی طرف سے اپیل جاری ہوتی ہے، پہلے تو اس کو فتوے کا نام دیا جاتا ہے یا حکم کا نام دیا جاتا تھا، یہ جو الگ الگ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے اپیل جاری ہوتی ہے، الگ الگ گروپس کی طرف سے اپیل جاری ہوتی ہے، یا کچھ ایسی تنظیمیں بن جاتی ہیں الیکشن کے وقت، پھر وہ ایک طرف جو ہے وہ اپیل جاری کرتے ہیں کہ آپ فلاں پارٹی کو ووٹ دیجیے اور فلاں پارٹی سے پرہیز کیجیے. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اب لوگ جو ہے ان کی باتیں سنتے ہیں، اور کیا آپ ان اپیلس کو جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں؟ دیکھیے، اپیل کرنا کوئی غلط نہیں ہے. کسی کی کچھ سمجھ میں آتا ہے تو مذہبی آدمی بھی ہو تو समाज में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा. आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत. तुझे न दिसे जो मुलैदा तेरा दर बीमारा नू शफा मिल जाती है. अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है. ईटीवी उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है. यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ईटीवी उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे. आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत 3 मई बरोज सनीचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. 2008 के मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में धार सीट का फैसला सिर्फ एक वोट से हुआ. इसी तरह आपका एक वोट एक काबिल नुमाइंदे को भेज सकता है पार्लियामेंट. वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए. ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नबी ईमान बना दे या अल्लाह. इश्क नबी ईमान बना दे या अल्लाह. इश्क नबी ईमान बना दे या अल्लाह. इश्क नबी ईमान बना दे या अल्लाह. मुश्किल है मेरे दाता, मुश्किल है मेरे मौला, मुश्किल है आसान बना दे
اللہ